एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये भी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के इस बार के सिलेबस में नया पॉइंट ऐड किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या होता है, एक देश के लिए क्या होता है, क्या इसके कार्य और एवं शक्ति होते हैं, और मंत्रिपरिषद क्या होता है या फिर मंत्रिमंडल क्या होता है। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम विशेष तरीके से बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है, मतलब की व्याख्या है, इस किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। बड़ा ही अच्छा लाइन है, एक ही लाइन में आपको इस पूरे टॉपिक का उत्तर भी प्राप्त हो सकता है। भारत के अगर प्रधानमंत्री पद की बात कर ली जाए, सीट की बात कर ली जाए, तो यहां पे आप भारतीय सरकार या राजनीति की चर्चा तभी कर सकते हैं जब आप भारत के प्रधानमंत्री के पद को उसमें संलग्न करेंगे। बिना भारत के प्रधानमंत्री के पद के आप भारत सरकार की राजनीति को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के अंदर राजनीति का जो मुख्य जरिया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, प्रेसिडेंट होते हैं, वो केवल और केवल मंत्री परिषद मतलब मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, कौन निर्माण करता है? प्रधानमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री के सहपाठी लोग होते हैं। सहपाठी कहने का मतलब उनके साथ जो और संसद होते हैं, इन्हीं को हम मंत्री बनाते हैं। तो मंत्री परिषद के मतलब की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेता है। प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्री परिषद होता है, इसका जो मुख्य होता है, मुखिया होता है, वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। देखिए, हमारे देश में देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का भी प्रधान होता है, और मंत्री परिषद जो है उसी के सलाह पे राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के फैसले को ले सकते हैं। तो यहां पे आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है वो पीएम ही होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। इसके अलावा जो संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। देखिए, संसद में शासन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया है कि मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के सुप्रीम बनने के लिए यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सीट इन्हें प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। यदि बहुमत बहुत ज्यादा है पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। जैसे अभी के समय में आप माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं कि वो घटाघट फैसले लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। यही इनके पास अगर समर्थन नहीं होता तो कभी उनसे पूछने जाते, कभी दूसरे से पूछने जाते, और ये पूछा पाछी में ये कभी फैसले ले ही नहीं पाते। लेकिन इनके पास अभी इतना समर्थन है कि इन्होंने सोचा और काम हो जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, लेकिन एक बात और यहां पे आपको ध्यान देना है, यदि पीएम को बहुमत का समर्थन खो जाता है, मतलब सांसद इनके विपक्ष में चले जाते हैं, तो वो अपना पद भी खो देता है। तो इन्हें अपने पीएम के पद को खोने का भी समय आ जाता है यदि इनका बहुमत चला जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा। ये सब चीजें आपको और आगे बड़े डिटेल से पढ़ना। आपको पता है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उस समय देश में एक ही पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, वो कौन था? वो था कांग्रेस। इसीलिए इसी पार्टी का बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री अपने देश में रहा, बहुत प्रधानमंत्री इन्हीं पार्टी का बनता रहा, क्योंकि दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन 1989 में क्या हुआ, अनेक ऐसे अवसर आए, बहुत सारे ऐसे समय आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं हुआ, यहां तक कि कांग्रेस को भी बहुमत ही नहीं प्राप्त हुआ। 1989 के बाद की बात है,
1989 के बाद बहुत सारे ऐसे समय आए कि कांग्रेस को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और आपको तो पता है, बहुमत यदि प्राप्त नहीं होगा तो पीएम आप नहीं बना सकते हैं। फिर पीएम कैसे बनेगा? फिर पीएम गठबंधन में बनेगा, मतलब अलग अलग दल के साथ अपने को जोड़ के। अनेक राजनीतिक दलों का तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा। कब? 1989 के बाद जब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कांग्रेस को, तो अलग अलग दलों के साथ इनको क्या बना? गठबंधन बनाना पड़ा, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बना सकते हैं। इस परिस्थिति में क्या हुआ? जो नेता सहयोगी दलों का अधिकतर स्वीकार होता था वह प्रधानमंत्री बनता था। मतलब जिसकी पार्टी सबसे बड़ी होती थी और जिसका दबदबा सबसे ज्यादा होता था, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता था। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता था, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता था। आपको तो ये बात पता है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता था, उस व्यक्ति को उस दल का, मतलब उस देश का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देता था। कौन करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे। ध्यान से समझिएगा, मंत्रिपरिषद कौन बनाता है? पीएम। राष्ट्रपति को कौन चलाता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का सुप्रीम कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री की शक्ति ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मतलब अलग अलग प्रकार के मिनिस्टरों के निर्माण में प्रधानमंत्री की योग्यता सबसे ज्यादा होती है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाया जाता है। बहुत सारे मंत्रियों का नाम सुना होगा आपने। ये है खरपतवार मंत्री, 5G मंत्री, 4G मंत्री, 3G मंत्री, 2G मंत्री, ये उदाहरण है। लेकिन इन जितने भी मंत्रियों का नाम मैंने भी आपको बताया है, ये राज्य मंत्री हो गए, ऊर्जा मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। तो ऐसे चीजों का जो निर्माण होता है वो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। हालांकि यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह राज्य के हिसाब से होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल के सहयोगी दल से मंत्री चुने जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहां के जो विधायक होते हैं उनके माध्यम से अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अभी आवश्यक है। देखिए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि हमें अगर प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपके मन में कभी इच्छा जग गई कि हम पीएम बनना चाहते हैं भारतवर्ष के, तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के सांसद हों। आपको सांसद होना जरूरी है, तभी आप प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उम्मीदवार होंगे। और इसके अलावा संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे संसद की सदस्यता तो नहीं है लेकिन वो मंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। मतलब भारत के किसी भी जगह से उसे संसद बन के आना पड़ेगा। सांसद, जनप्रतिनिधि, याद है आपको, मैंने कई बार बता रखा है, जनता के द्वारा चुना जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। उसे जनप्रतिनिधि बन के आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो यहां पे तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि यदि आपको प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है तो आपको संसद होना जरूरी है। और यदि बिना संसद बने आपको कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बना देता है तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको निर्वाचित होना पड़ेगा।